हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित का एक पहला पार्ट है, जिसमें आज हम वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। वर्ण एवं वर्णमाला यानी वर्ण विचार से संबंधित पिछली परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट है। यदि हम प्रकाश सर हिंदी चैनल पर थ्योरी की पहले वीडियो देखें हिंदी व्याकरण से संबंधित, और उसके बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो जो प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है उनको देखें, तो हमारी बहुत ही बेहतरीन अच्छी तैयारी हो सकती है। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रकाश सर हिंदी चैनल पर उपलब्ध थ्योरी के सभी वीडियो व पिछली परीक्षा में पूछे गए हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा विज्ञान के प्रश्न व्याख्या सहित की वीडियो प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। वो बहुत ही उपयोगी हैं। आप भी देखें, निःशुल्क इन कक्षाओं का फायदा उठाएं। साथ में आपके जो भी दोस्त हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में हिंदी का सिलेबस जोड़ा गया है, तो उन अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी को निःशुल्क कक्षाओं का फायदा मिल सके। इस पार्ट फर्स्ट में हिंदी व्याकरण के पहले पॉइंट वर्ण एवं वर्णमाला यानी वर्ण विचार के पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी में कंठे ध्वनि है, सही उत्तर है डी कै। कै कंठे ध्वनि है। वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी विवरण इस प्रकार से है कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। उच्चारण स्थान और वर्ण कंठे, कंठे से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कै, ख, ग, घ, ण। तालव्य, तालु से च, छ, ज, झ, ण, स और य बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ण, स और र, षटकोण और र बोला जाता है। दंते, दांत के स्पर्श से त, थ, द, द, न, स, ल और ओष्ठ, होठों से प, फ, ब, ब, म वर्ण बोले जाते हैं। ये वर्ण है, ये इनके उच्चारण स्थान है कि जब जीव कौन से स्थान को स्पर्श करती है तो कौन सा वर्ण उच्चरित होता है, बोला जाता है। दूसरा प्रश्न है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सी, घोष ध्वनि। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में कंपन हो जाता है, घोष ध्वनियां कहलाती हैं। घोष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? व्यंजनों के प्रारंभ के 5 वर्ग होते हैं और उन 5 वर्गों के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, साथ में सभी स्वर और व्यंजनों में य, र, ल, व, है घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियां निकट आ जाती हैं, हवा घर्षण के साथ, कंपन के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इनको घोष वर्ण कहते हैं, घोष ध्वनि कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, है और सभी स्वर घोष होते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान है, सही उत्तर है डी दंत। द का उच्चारण स्थान दंत है। जीभ दांतों को स्पर्श करती है, फिर द का उच्चारण होता है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर, 35 व्यंजन। लेख के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन व 4 संयुक्त व्यंजन। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में, 10 और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, 13 स्वर, 35 व्यंजन
और 4 संयुक्त व्यंजन। हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन व्यंजनों की श्रेणियां होती हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ ण। च वर्ग तालु से बोला जाता है, च छ ज ज ण। ट वर्ग मुर्दा से बोला जाता है, जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग दंत से बोले जाते हैं, जीभ दांतों को स्पर्श करती है, त थ द द न। प वर्ग ओष्ठ से यानी होठों से बोले जाते हैं, प फ ब ब म। चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाह्य कहलाते हैं? सही उत्तर है डी, अंग अह। अंग अह वर्ण अयोग वाह्य कहलाते हैं। अयोग वाह्य ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोग वाह्य कहते हैं। जिन वर्णों में स्वर और व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं उनको अयोग वाह्य कहते हैं, जो कि दो हैं, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार एवं विसर्ग अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। अनुस्वार से जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हमारा श्वास नाक से बाहर निकलता है। अनुस्वार हमेशा ही स्वर के बाद में आता है। हिंदी भाषा में 2 अयोगवाह वर्ण हैं। 5वां प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है? सही उत्तर है पद। वाक्य में जो शब्द होता है जब उसको अनुशासित कर दिया जाता है, व्याकरण कोटियों में बांध दिया जाता है, तो शब्द को शब्द न कहकर वाक्य में शब्द को पद कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का जो समूह होता है वो पद कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार योग्यता दे दी जाती है, विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि के आधार पर जब कोई शब्द वाक्य में योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उस शब्द को शब्द नहीं कहकर पद कहा जाता है। जैसे कि गीता खाना खाती है। गीता एक शब्द है, लेकिन गीता खाना खाती है वाक्य में गीता को शब्द नहीं करके पद कहेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, वह कौन सा वर्ण है जो अघोष भी है और महाप्राण भी है? सही उत्तर है ख। ख अघोष भी है और ख महाप्राण भी है। अघोष महाप्राण ध्वनि ख। अल्पप्राण किसे कहते हैं? कौन से वर्ण होते हैं? जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय बहुत ही कम वायु बाहर निकलती है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु कम बाहर निकलती है उसको अल्पप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जैसे क, ग, गाय और न।
य र ल व सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम वायु बाहर निकलती है। महाप्राण वर्ण, जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा यानी ख और चौथा यानी घ घड़ी स है महाप्राण वर्ण होते हैं। बहुत ही ज्यादा वायु जिस वर्ण को बोलते समय बाहर निकलती है उन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा स है वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। घोष या सघोष, जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्र या जंकृत हो घोष या सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व है वह सारे स्वर घोष होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियां ज्यादा जंकृत होती हैं, कंपन करती हैं, उन वर्णों को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व है सारे स्वर घोष वर्ण होते हैं। अघोष, जिस शब्द को बोलते समय जिस वर्ण को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित न हो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स अघोष है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती हैं, जंकृत नहीं होती है, कंपन नहीं करती हैं, उनको अघोष कहते हैं। पहला दूसरा जैसे क और ख स अघोष वर्ण है। सातवां प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है डी य र ल व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। य व अर्ध स्वर भी कहते हैं। य व को र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ तालव्य होता है, ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। त थ द ध दंत्य व्यंजन है। प फ ब ब म ओष्ठ व्यंजन है। कैसे में तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वह दंतोष्ठ व्यंजन होता है, वह दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाता है, इसलिए दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। आठवां प्रश्न है एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? सही है, चाचा में। तालव्य ध्वनि का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तालव्य ध्वनियों का सूत्र है इचुये सानाम तालु है, अर्थात तालव्य ध्वनियां हैं ई ई च छ ज झ य स वर्ण तालव्य कहलाते हैं। तालु जीभ तालु की स्पर्श करती है, इन वर्णों का उच्चारण होता है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इसमें ए आ क ख ग ग है कंठ ध्वनि है, कंठ से बोले जाते हैं सभी वर्ण। रेटूर सानाम मुर्दा, मुर्दा से बोले जाते हैं री ट ठ ढ ढ ण र और श, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। लरितुल सानाम दंता है, दंत जीव दांतों को स्पर्श करती है, उनको दंते वर्ण कहते हैं। लरी त थ द ध न स ल वर्ण दंते हैं कहलाते हैं। उपूप ध्यान यानाम ओष्टो, होठों से बोले जाते हैं, ओष्टे कहलाते हैं। उ उ प फ ब भ म। नौवां प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? सही उत्तर है सी 11 और 35। 11 स्वरों और 35 व्यंजनों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्वीकृति दी है। 11 स्वर और 35 व्यंजन, इस प्रकार से कुल 46 वर्ण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन ध्वनि को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों की उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध
एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक क्रम से लिख दिया जाता है, व्यवस्थित तरीके से लिख दिया जाता है, तो उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार से है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक विद्वानों से विचार विमर्श किया और फिर वर्णों का निर्धारण किया। स्वर 11 माने हैं ए आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। 11 स्वर निदेशालय ने स्वीकार किए हैं। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री, लरी और बड़ी लरी भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है। बड़ी री और लरी और बड़ी लरी इनको स्वीकार नहीं किया गया है, छोटी री को स्वीकार किया गया है। मूल व्यंजन कै ख ग गहने कै का वर्ग, च वर्ग च छ ज जने, ट वर्ग ट ठ ड डने और ढ, इन दो वर्णों को भी हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों में स्वीकार किया है, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है। त वर्ग त थ द द न, प वर्ग प फ ब ब में, य र ल व स है। ढ और ढ व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियां हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन, 33 व्यंजन हैं। इसके साथ ही 2 ड और ढ को भी स्वीकृति दी है। इस प्रकार से 35 व्यंजन और 11 स्वर, 46 वर्णों को हिंदी निदेशालय ने स्वीकृति दी है। 10वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर हैं कंठे, कंठे कंठ से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ कंठे स्वर हैं। कंठ से ए आ कै ख ग घ न है और अह बोले जाते हैं। तालवे जीभ तालु को स्पर्श करती है, तालवे हैं ई च छ ज ज य से, तालवे व्यंजन हैं। मूर्धन्य जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है, री ट ठ ड ढ ण र और श षटकोण मूर्धन्य ध्वनि कहलाती हैं। दंते जीभ दांतों को स्पर्श करती है, ल त थ ध द न से दंते कहलाती हैं। होठों से बोले जाते हैं ओष्टे उ प फ ब ब में। मूल स्वर हैं ए आ ई उ री री और लरी, और संयुक्त स्वर हैं जो 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं, ए ओ आई और आउ। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। 11वां प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं डी, अल्पप्राण होते हैं, क्योंकि हवा इनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम मुख से बाहर निकल पाती है। अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इस आधार पर सभी स्वर और प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण य र ल व अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण में बहुत कम वायु बाहर निकलती है। सभी स्वर अल्पप्राण कहलाते हैं, अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण य र ल व अल्पप्राण होते हैं, क्योंकि हवा बहुत ही बार इनका उच्चारण में निकल पाती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष भी है, महाप्राण भी है वर्ण घोष भी है और महाप्राण भी है। प्रस्तुत वर्णों में है वर्ण घोष भी है, महाप्राण भी है। घोष या सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण है जैसे प्रत्येक वर्ग का कैच ट त प का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सारे स्वर य र ल व है, ये घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण य र ल व है और सभी स्वर
घोष वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हैकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण स है, महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार है का उच्चारण करने में स्वतंत्र स्वर तंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राणवायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए है सघोष और महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण किसे कहते हैं? जब अधिक मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, उन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण स है, महाप्राण कहलाते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सी, संयुक्त में हुआ है। स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, संयुक्त। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में आता है और वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले, वो होगा शब्द, क्योंकि शब्द का ही अर्थ निकलता है, वर्ण का अर्थ नहीं निकलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो वर्ण, और भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहते हैं, शब्द कहलाती है। 15वां प्रश्न पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी ध्वनि है? सही उत्तर है सी, तालव्य। जीभ तालु की स्पर्श करती है तो च वर्ग का उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान, उसका सूत्र और कौन से स्थान से कौन से वर्ग के वर्ण या अन्य वर्ण बोले जाते हैं। जैसे कंठ यानी कंठ से, अकु है विसर्जिया नाम, विसर्जनीय नाम। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ए, आ, विसर्ग, क वर्ग के पांचों वर्ण क ख ग घ ण और है वर्ण। तालव्य, जीभ तालु को स्पर्श करती है, इचुए सा नाम तालु है, तालव्य कहलाते हैं। ई च वर्ग च छ ज ज ण य और श, जीभ तालु को स्पर्श करती है इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य, जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है, रिटूर सानाम मुर्दा, री ट वर्ग ट ठ ड ड ण र और श षटकोण मुर्दा से बोले जाते हैं, जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है इसलिए मूर्धन्य कहते हैं। दंत, जीभ दांतों को स्पर्श करती है, लरितुल सानाम दंता है, तय वर्ग त थ द द ण ल और श दंते वर्ण है। ओष्ठे, ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उपुप ध्यानी या नाम ओष्टो, उ और प वर्ग प फ ब ब में सभी ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। सोलहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? छह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, छह स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। छह स्पर्श संघर्षी भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च छ ज ज, चार वर्ण च छ ज ज स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी भी स्थान को स्पर्श ज्यादा समय तक रहता है और उच्चारण का जो अंतिम भाग होता है
वो संघर्षी हो जाता है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण स से स है महाप्राण व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक निकलता है उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जैसे ख और घ स से स है महाप्राण व्यंजन है। 17वां प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? डी ओ। ओ कंठोष्ठ है क्योंकि ओ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन। कंठ से ए आ अह बोले जाते हैं। कंठ से क ख ग घ न और है व्यंजन बोले जाते हैं। जीभ तालु को स्पर्श करती है। तालु से ई स्वर बोले जाते हैं। तालु से च छ ज झ न य और स व्यंजन बोले जाते हैं। ओष्ठ से उ स्वर प फ ब ब में व्यंजन बोले जाते हैं। कंठोष्ठ कंठ और होठों की सहायता से ओ औ स्वर बोले जाते हैं। 18वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा में सबसे पहले आएगा क्षमा शब्द सबसे पहले आएगा। 19वां प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में सही है? सी कंठस्थ सबसे पहले आएगा, फिर कमल, कलंक, फिर कलई। 20वां प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ए सबसे पहले उत्कंठा शब्द आएगा शब्दकोश के अनुसार, फिर उत्क्षिप्त, फिर उद्योग, उद्वेग। 21वां प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी ध्वनि कौन सी होती है? शब्द होती है। बी सही है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरे शब्दों में कही तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। तो ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं और वर्ण लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ध्वनि वर्ण का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब इनको व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है, इनका संयोग कर दिया जाता है, तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है। 22वां प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सही उत्तर है डी वर्ग का पंचमाक्षर। 5 व्यंजनों के 5 वर्ग हैं प्रारंभ में, उनका जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे कैकर्ण है, चैकर्ण है, टैकर्ण है, तैकर्ण है और पैखा में, ये अनुनासिक व्यंजन है। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इनमें से सही उत्तर है ए भय। भय स्पर्श ध्वनि भी है, भय घोष भी है, भय महाप्राण भी है और भय ओष्ठ ध्वनि भी है। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भय है। स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण घोष, अल्पप्राण घोष, महाप्राण घोष, अल्पप्राण घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। यह रेलवे अल्पप्राण है, स है, महाप्राण है। कंठ ध्वनि क ख ग घ ङ य और स, तालव्य च छ ज झ ण र और षटकोण, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण ल और स, दंत ध्वनि त थ द ध न व है
ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ मैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण अघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण महाप्राण होता है। यर लव अल्पप्राण, स है महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? सी ई समृत है। ई स्वर समृत है। मुख विवर के खुलने के आधार स्वर ध्वनियां चार होती हैं कि मुख जब वर्णों को बोलते हैं, स्वरों को बोलते हैं तो किस प्रकार से मुख खुलता है, उस आधार पर ध्वनियों को चार भागों में बांटा गया है। विवरित, विवरित का अर्थ होता है ओपन यानी खुला। आ बोलते हैं तो मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, इसलिए आ को विवरित स्वर कहते हैं। अर्ध विवरित हाफ ओपन, मुंह आधा खुलता है। ए, आई, औ, अंग्रेजी का गरीब स्वर ओ, इन चार को बोलते हैं तो मुंह आधा खुलता है, इसलिए अर्ध विवरित स्वर कहलाते हैं। समृत क्लोज यानी बंद, ई ऊ, मुंह बंद हो जाता है इसमें, इन चारों वर्णों में, इसलिए इन चार वर्णों को समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत हाफ क्लोज ए ओ, मुंह आधा बंद होता है, ए ओ को अर्ध समृत स्वर कहते हैं। 25वां प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? जीभ मुर्दा को स्पर्श करती है तो कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कंठ ध्वनि है क ख ग घ ण। जीभ तालु को स्पर्श करती है तालव्य ध्वनि च छ ज ज ण। जीभ दांतों को स्पर्श करती है दंत्य ध्वनि त थ ध ध। जीभ होठों को स्पर्श करती है ओष्ठ ध्वनि प फ भ भ म, प फ भ भ। 26वां प्रश्न है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? ए च ओष्ठ नहीं है, प म और भ ओष्ठ है। च ओष्ठ ध्वनि है, च ओष्ठ ध्वनि नहीं है, च तालव्य ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि है प फ ब भ म। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और 10 मात्राएं होती हैं, एक की कोई मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन। प्राचीन का अर्वाचीन विलोम शब्द है। नया का पुराना विलोम शब्द होता है। उल्टे या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। 29वां प्रश्न है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है सी तालव्य। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। अन्य विवरण इस प्रकार से है। जीभ धातु की स्पर्श करती है दंत्य ध्वनि है त थ ध ध न स ल। जी ओठों से बोले जाते हैं ओष्टे उ प फ भ भ म। जीभ तालु को स्पर्श करती है तालव्य ई च छ ज ज ण य स। व्रत से जीभ दांतों के ऊपर मसूड़े को स्पर्श करती है नसल रज। वृश्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं जिनको आप सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। नसल रज। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? संयुक्त है ए च तालव्य ध्वनि है। दी गई ध्वनि में च तालव्य ध्वनि है। ई च छ ज ज ण य से तालव्य ध्वनि है। प ओष्ठ है, ल दंत्य है और है कंठ ध्वनि है। तो दोस्तों, वर्ण विचार, वर्ण और वर्णमाला के 30 प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए व्याख्या सहित हमने पढ़ा है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।